ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ हैं वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो। दुनिया में तेल की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी शेल ने कहा है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी से हाथ खींच रही है। ये क्या पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर अदम एतमाद का इजहार है या कोई और मामला है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इस साल इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे वज़ीर क़ानून तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आते हैं। हुकूमत की नीयत है इलेक्शन कराने की या नहीं, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और ज़ाहिर है कि समुद्री तूफ़ान बिपर जॉय कहाँ तक पहुँचा, साहली इलाकों में क्या हो रहा है, इस पर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम का आज आगाज़ करते हैं एक मुस्बत ख़बर से जो कि इस्लामाबाद से आई। आपको याद होगा कि पिछले कुछ प्रोग्रामों में हमने ज़िक्र किया था कि जब सिविलियन का ट्रायल होता है मिलिट्री कोर्ट में तो उनके साथ क्या होता है। एक दफ़ा हमने प्रोग्राम में बात की थी इंसानी हुकूक के कारकुन हैं इदरीस खटक की, लेकिन उससे पहले हमने बात की थी हसन अस्करी की। उन्हें आज वो अपने घर पहुंच गए हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है। उनका केस अगर आपको याद हो, उन्हें अक्टूबर 2020 में उनके घर इस्लामाबाद से लोगों ने आके उठाया था। वो गायब थे, बाद में पता चला कि वो फ़ौज की तहवील में हैं। उनका एक कोर्ट मार्शल हुआ, बड़े ही मुतनाज़ा हालात में हुआ, और फिर उन्हें साहिवाल की हाई सिक्योरिटी जेल में काफ़ी अरसे तक रखा गया। उनका जो केस था उस पर काफ़ी इंसानी हुकूक के कारकुनों ने शोर मचाया था। आज ये ख़बर आई उनकी फ़ैमिली की तरफ से कि जो मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील है उसने उनकी बात मान ली है। उनकी जो बकिया सज़ा थी 5 साल की, उसे रिमिट कर दिया गया है और उन्हें रिहा कर दिया गया। आज वो इस्लामाबाद वापस अपने घर पहुंच गए, अपने अहल खाना से मिले। उनके वालिद जो हैं वो ख़ुद भी पाकिस्तान फ़ौज के रिटायर्ड मेजर हैं, और उनकी जो वालदा हैं वो भी काफ़ी अलील हैं और ज़ईफ़ हैं। तो ये ख़बर आई, ज़ाहिर है कि उनके ख़ानदान के लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, बुनियादी तौर पे हुआ ये था कि अक्टूबर 2020 में इन्हें इसलिए उठाया गया था कि इन्होंने बकौल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो सीनियर अफसर हैं उन्हें बगावत और उस पर उकसाया था, उथल पुथल करने पे, खड़े हो जाने पे, इस बुनियाद पे कि इन्होंने कुछ ख़त लिखे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस ज़माने के थे क़मर जावेद बाजवा और कोर कमांडर्स को, और पाकिस्तान के जो ओवरऑल सिस्टम है उस पर कोई बात की होगी, तो उसको उन्होंने समझा कि ये बगावत पे उकसा रहा है। और अचानक ये ख़बर आई है। अच्छा, इससे पहले 2-3 चीज़ें भी हुई हैं। मसलन इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी इनके वालिद मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़र मेहदी ने कि मुझे स्टेट ने किस बुनियाद पे ये फ़ैसला किया कि मेरे बेटे को पे आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी, फिर उन्होंने वो दरख्वास्त पिछले महीने वापस ले ली। उसके बाद इनकी जो वकील हैं ईमान मज़ारी, क्या कहते हैं जो भाई साहब हैं अपने हसन अस्करी, उन्होंने कहा कि जी फिर हमने अपील की उसके मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ मिलिट्री सेटअप में ही, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये हुआ है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि वो दोहरी शहरियत रखते थे, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न भी थे, पाकिस्तानी सिटीज़न भी थे, हैं बल्कि, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात की थी। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है ये एक अच्छी खबर है। वैसे तो इंतजार है कि इदरीस खटक का क्या होने होगा। बाकी इदरीस खटक जो हैं ज़ाहिर है कि उन्हें लाइफ टर्म दी हुई है एक मिलिट्री कोर्ट ने। उनके लिए भी इंसानी हुकूक के कारकुन जो है, हाँ, वो कह रहे हैं कि जी उनका केस भी जो है हमें देखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, बात करते हैं समुद्री तूफ़ान बिपर जॉय के बारे में। ये तूफ़ान जैसा कि हमें बताया जा रहा है पिछले चंद दिनों से उसका रुख शमाल मशरक़ की जानिब है। NDMA के मुताबिक तवक्को है कि जुमेरात को दोपहर या शाम के वक्त ये साइक्लोन सिंध में साहिली इलाकों से टकराएगा, भारतीय गुजरात के इलाकों से टकराएगा। अभी तक जो आदाद व शुमार सामने आए हैं, सिंध में कोई 64,000 लोगों की नकल मकानी अमल में आ चुकी है। उधर भारतीय गुजरात से भी रिपोर्ट्स हैं कि कोई 47,000 लोगों को महफूज मकामात पर भेजा गया है। तो मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में भी अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है।
और ज़ाहिर है कि जब ये तेज़ आंधी चलेगी, गरज चमक के साथ बारिश होगी, तो हमारा माजी का तजुर्बा भी है कि मामूल की ज़िंदगी मुतासर हो जाती है। अंदाज़ा कि 500 के करीब इमारतें मुतासर हो सकती हैं कराची शहर। जी, तो कई इमारतें जो हैं जो मखदूश हालत में हैं, वो उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस इंतज़ामिया ने जारी की हुई हैं। एयरपोर्ट की रिपोर्ट ये है कि जी कि अभी तक फ़्लाइट्स कोई डिसरप्ट नहीं हुई हैं, लेकिन जो छोटे जहाज़ हैं उनकी परवाज़ें कैंसिल हो सकती हैं। इसी तरह से हमारा जो पोर्ट कासिम है, बिन कासिम है, कराची पोर्ट है, वहाँ पे भी इंतज़ामात सख्त किए गए हैं। तो साहिली सुई सदरन गैस ने भी सनती सार्फिन को जो है और जो CNG सेक्टर है उसको गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी है, ताकि के इलेक्ट्रिक को बिजली पैदा करने में कोई रुकावट ना हो अगले 48-50 घंटों में। बिल्कुल। तो असल सूरत हाल हमारे साहली इलाकों में क्या है, वहाँ से कल भी हमने सुना ठट्टा से कि काफ़ी लोग नकल मकानी कर गए हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में अभी भी लोग अपने देहातों में बैठे हुए हैं, वो जाने से इनकारी हैं। तो सिचुएशन क्या है, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं बदीन गुलारची से KTN न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर रज़ा आकाश खानानी। रज़ा, बताइएगा कि जहाँ पर इस वक्त आप हैं और जहाँ पे आज दिन भर आप इलाकों का दौरा करते रहे हैं, वहाँ पे गुलारची में क्या सूरत हाल है? सर जी, मैं इस वक्त जो 0 पॉइंट समंदर का जो मकाम है सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुतासर होता है, उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर अहमद राजो का एक गांव है जो कि 99 का जो तूफान था उसमें मुतासर हुआ था। वहाँ पर जो रिलीफ कैंप है उस पर मौजूद हूँ। आज कल भी 3 दिन से मैं फील्ड में हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हालात हैं बहुत ही ख़राब हालात हैं, ख़ासतौर पे समंदर पे कल तो ज़्यादा थी, लेकिन आज जो समंदर की हालत है वो बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक नज़र आ रही हैं। जो लहरें हैं वो ज़्यादा हो गई हैं और 0 पॉइंट का जो गांव है उसकी जिसकी आबादी तकरीबन 10,000 के करीब है, वो लोग शिफ्ट हो गए हैं कैंपों में, लेकिन वो गांव अब मुकम्मल तौर पे पानी में आ गया है। और कल जो आंधी चली थी और आज जो तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं, आज सुबह से अभी तक वक्फे वक्फे से बारिशें भी जारी हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो बाकी लोग बच गए हैं, उनके जो घर हैं उनकी छतें उड़ गई हैं, कच्चे मकान हैं और बहुत ही लोग परेशान हैं। अंदाज़न कितने लोग हैं जो अभी निकलने से इनकारी हैं, जहां तक आप देख पाए? शाहिद साहब, मजमूई तौर पर जो अहमद राजो यूसी है उसकी आबादी तकरीबन 15,000 है। उनमें से 5,000 लोग, जिनमें से 3,000 लोगों को जो इंतजामिया ने रेस्क्यू किया हुआ है, जबकि 2,000 लोग अपनी आप जो मदद के तहत अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं महफूज मकामात पर, जबकि अभी तक 10,000 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए बकौल इंतजामिया के हम उनको कह रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं रहे। आज जो अहमद राजो का गांव है, 57 चक नंबर है, 48 चक है, 53 चक है, उनमें हम गए, उन लोगों से बातें की। अच्छा, वजह क्या है, क्यों नहीं निकलना चाह रहे? अच्छा सर, वो लोग ये कहते हैं कि ये लोग हमको जब कैंप्स में लेकर जाते हैं वहां पर हमको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, वहां पर किसी किस्म की खाने पीने की कोई सहूलत नहीं देते और हम वहां पर जो सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं होता, बीमारियां पड़ जाती हैं और हम बहुत ही बेइज्जत होकर वहां पर मरते हैं। इसलिए इन लोगों का जो कहना है कि हम तूफान में जो को डूब कर मर सकते हैं लेकिन अपनी तजलील नहीं करवाएंगे। जी सही, ये एक कॉमन मसला है और काफ़ी मेरा ख्याल है कि वो भी इलाके इस वक्त जो इवैक्यूएट हो रहे हैं या जिनको कोशिश की जा रही है, ये वो इलाके हैं जो सैलाब में भी मुतासर हुए थे। तो वो भी जो एक्सपीरियंस रहा है, हुकूमत की शोहरत कितनी अच्छी है, आप देखें वो जो एक्सपीरियंस 33% एवोकेशन हुआ है और तकरीबन 65% लोग नहीं जाने को तैयार है उस जगह से। लेकिन वो एक जगह हो सकती, जरूरी नहीं है कि बाकी जगहों में हो सकता है। 100% मेजॉरिटी गई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में लोग इनकारी हैं। और अच्छा ये भी होता है कि जब आप देख रहे होते हैं ना कि बाकी ये सर पे आ गई ये बात, तब आपको होता है, वरना आप कहते हैं कि नहीं अल्लाह मालिक है, हम बैठे हुए हैं, देखी जाएगी।
तो और फिर दूसरी बात ये कि दो खौफ होते हैं जो मैंने 2010 के साल, एक तो ये कि पीछे देखभाल करने वाला कौन होगा, चोरी हो सकती है। हाँ, दूसरा ये कि जो मवेशी हैं वो उनकी एटीएम मशीन है। बिल्कुल नहीं, वो तो एटीएम मशीन की पूरा बैंक अकाउंट। हाँ, तो वो अगर पीछे रह गया तो बाकी क्या रह गया। अभी भी ये है कि लोग डबल ड्यूटी देते हैं। कुछ लोग जो है अपने घर बार को भी देख रहे होते हैं, बच्चे कहीं और चले गए क्योंकि पीछे उनको चोरी का खतरा होता है। तो बस हम आई गेस के दुआ कर सकते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। आपकी नजर है कि कवरेज कैसी जा रही है? यार कवरेज, हाँ कवरेज देखें, कवरेज करने के मैं पहले पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लूँ जी। हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं, मेरी उनकी सबसे बड़ी मुझसे शिकायत ये है कि वो लोगों को डिप्लॉय नहीं करते फील्ड में ना। और हम स्टूडियो से बैठे, हम भी स्टूडियो से जो बस जो हमारा हो सकता है, और हम भी केटीएन वाले भाई हैं जो बात कर रहे हैं, हाँ केटीएन वाले भाई हैं, उनसे उनका शुक्रिया कि वो शुक्रिया अदा करते हैं आप। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, फील्ड में बहुत कम लोग डिप्लॉय हैं। मेरे ख्याल है कि जियो ने काफी लोग भेजे, जियो ने काफी भेजे, जो बात मानने की है, जो बात मानने की है, जो बात है। लेकिन देखिए मैं तो कहता हूँ कि क्यों जाना चाहिए आपको फील्ड में, जब आप आई विटनेस अकाउंट के लिए, जब आप फील्ड को स्टूडियो में ला सकते हैं। क्या मतलब तो है अब मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं चाहूंगा कि मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि आज एक क्लिप देखा है, एक भारतीय न्यूज चैनल का नाम मुझे नहीं पता, तो इसको मैं कहता हूँ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। देखो मैं तो कहता हूँ कि इस क्लिप को देखने के बाद पेपर जॉय भी कहेगा कि नहीं यार नहीं यार मैं वापस। वैसे सलाम है हमारे जो इंडियन काउंटर पार्ट्स है ना, वैसे तलाक यही आ रही है कि वो वापस मोड़ रहा है, वापस मोड़ा है ना। तो बस ये वो इसी तरह की डर गया इन खातून थैंक्स टू whoever she is। लेकिन पता है मजा नहीं आया, क्योंकि दो इसमें और टचेस आप डाल सकते थे कि एक तो कोई बहुत हेवी किस्म के 2-3 पेडेस्टल फैन, ताकि थोड़े से बाल हिले, ताकि फीलिंग आए ना भी उसको बेचारी को कितना काम करना पड़ता है। और दूसरा आइडिया तो मिल गया ना, अब आप कर लें। एक और कल हम यूं कर लेते हैं, मैं अपनी कोई बात मुकम्मल कर, हम यूं कर लें। हाँ नहीं वो तो मैं करता ही रहता हूँ, वो उसमें कोई नई बात नहीं है, सिर्फ हाथ में छतरी की देर और 1-2 बाल्टियां पानी की भी बंदा कहीं से फेंकता रहे। तो मैं अगर इसको प्रोड्यूस करूंगा ना, हाँ ये चाय है यार खुदा के लिए, वो है, वो फेंकनी है फेंक दो, ब्रेक में फेंक देना। अगर मैं इस शो का प्रोड्यूसर होता यार, कल कर ही लो, मेरा ख्याल है कर ले चलो कल करते हैं फिर इंशाल्लाह। अभी के लिए ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। ये तो तूफान तो कल कला टूट टाट जाएगा, लेकिन असल जो तूफान है वो मुस्तकिल हमारे सरों पे मंडरा रहा है, इस सवाल की शक्ल में कि इलेक्शन कब होंगे भी नहीं होंगे, इसी साल होंगे, अगले साल होंगे, ये पता नहीं, अल्लाह जाने। ये शुबे इसलिए होते हैं कि जैसे पिलडाट जो पार्लिमानी सियासत पे नज़र रखने वाला इदारा है, उसका सेमिनार हुआ इस्लामाबाद में, और उसमें ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो फुल मूड में है, तैयारी के साथ कि जी हुकूमत जब चाहे हम इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन हुकूमत की जो पार्टियां हैं उनका मूड जो है वो डामाडोल है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी उस सेमिनार में मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि हम तो ज़ाहिर है कि आइन और क़ानून के मुताबिक जो है मुद्दत पूरी होने पे इलेक्शन करवा सकते हैं, बस ये दुआ करें कि आइन के आर्टिकल 232 और 234 के तहत एमरजेंसी ना लग जाए। अब ये आउट ऑफ द ब्लू ये कहाँ से आ गया कि एमरजेंसी लग जाए, जबकि वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त एमरजेंसी के हालात नहीं हैं, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 232 के तहत एमरजेंसी सिर्फ उस वक्त लगाई जा सकती है जब जंग हो जाए या अंदरूनी गड़बड़ की वजह से कारोबार हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाए, और 234 के तहत किसी सूबे में आइन के मुताबिक अगर नज़्म नस्क़ चलाना मुमकिन है तो सूबे की हद तक जो है वो एमरजेंसी हो सकती है, जिसे आप उर्दू में गवर्नर राज भी कह सकते हैं। लेकिन बकौल उनके आज़म नज़ीर तारड़ के आज ये सूरत हाल नहीं, अगर आज ये सूरत हाल नहीं है तो भाई ये बात करने की ज़रूरत क्या थी, समझ में नहीं आई। फिर आगे बोर्ड का तब पता चला कि MQM जो कोalition पार्टनर है उसके नुमाइंदे ने कहा जी डिजिटल सेंसस पे तो सिंध में किसी को भी एतमाद नहीं है, तो जब तक शफाफ नहीं होती मरदमशुमारी तो इलेक्शन शफाफ कैसे हो सकते हैं। और जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर थे उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं MQM वाले, और उन्होंने मिसाल भी दी कि हमारा अंदाज़ा है कि सिंध की आबादी इस वक्त 8.5 करोड़ है और डिजिटल सेंसस में उसे 5 करोड़ दिखाई जा रही है, तो ये तो नहीं, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन जो है नहीं होने चाहिए जब तक कि ये चीज़ें सेटिंग ना हो जाए। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी थे ज़फ़र इकबाल, उन्होंने कहा जी कि अभी ये फ़ैसला हमने नहीं किया है कि जो नताइज हैं जब भी इलेक्शन हुए उनकी तरसील के लिए जो नादरा ने
RTS तैयार किया है ज़्यादा बेहतर अंदाज का, उसे हम इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। नादरा से मुझे याद आया कि नादरा इस वक्त बग़ैर चेयरमैन के मौजूद है, कम से कम पिछले 48 घंटे से, क्योंकि तारिक मलिक जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने रस्मन भी नहीं कहा कि भाई साहब ऐसी भी क्या जल्दी है, उन्होंने हंसी खुशी उनका इस्तीफ़ा कबूल करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो मुल्क और कौम के लिए खिदमत करते रहेंगे। अच्छा, इस्तीफ़े का जो बटन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो ज़राए अबलाग में आया है, उनका ये कहना था कि तारिक मलिक साहब का कि उस वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है UNDP, उसका चीफ टेक्निकल एडवाइज़र था जब मुझे नादरा चेयरमैन के ओहदे के लिए कड़ी सिलेक्शन के बाद सिलेक्ट किया गया। मैं पाकिस्तान को डिजिटल शाहराह पे गामजन ममालिक के हरावल दस्ते में लाने के लिए अपने साथ 45 मनसूबे लाया था, और ये 45वां मनसूबा 2 दिन पहले मुकम्मल हो चुका है, यानी मेरी टेबल साफ़ है। तो वो फिर उन्होंने इस्तीफ़े में बड़े बड़े मनसूबों की जो है फ्लैगशिप मनसूबे, उनकी थोड़ी बहुत तफसीलात भी दी हैं, लेकिन आगे वो ये कह रहे हैं अपने रिजिग्नेशन लेटर में कि माहौल ऐसा हो जाए अगर कि जब काबिलियत पे सियासी वफादारी को फ़ौक़ियत मिलने लगे और आप या तो हमारे साथ हैं या फिर हमारे साथ नहीं हैं तो फिर हमारे मुखालिफ के साथ हैं, ऐसे तराजू में जब प्रोफेशनल्स को तोला जाने लगे तो ऐसे में किसी भी मुझ जैसे बंदे के लिए आज़ादी और इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए काम करना मुश्किल होता जाता है। मैंने नादरा की नुमाइंदगी करते हुए तमाम पार्लिमानी कमेटियों, मुतल्लिक़ा इदारों और सियासी जमातों के इस्तफ़सारात को तहम्मुल से सुना और जिस हद तक भी हो सका अपने पेशा हुदूद में रहते हुए ताउन भी किया। इंतखाबी फ़हरिस्तों की तैयारी में इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन भी किया और तमाम सियासी जमातों के लिए नादरा के दरवाजे खोल दिए कि जिसको जो भी रिजर्वेशन है डायरेक्ट मुझसे बात कर ले और क्लियर कर ले। अच्छा, जब जब भी मुझसे राय तब्दील की तलब की गई किसी भी मामले में, तो मैंने, मेरे दिल ने जो कहा या कि और जो मेरिट पे है वो मैंने इजहार किया। मुझे कभी खौफ नहीं आया कि बुरी लगेगी, किसी को अच्छी लगेगी, मगर सियासी कशीदगी से भरपूर जो मौजूदा माहौल है उसमें तवाज़ुन और गैर जानिबदारी से बरकरार रखते हुए काम करना रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा मैं अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि चेयरमैन नादरा की सीट पे किसी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की बजाय किसी ऐसे पेशावर माहिर को लाया जाए जो टेक्निकल मामलात और मैनेजमेंट की समझ बूझ रखता हो और 23,000 एहलकारों पर मुश्तमिल इस इदारे को लीड कर सकता हो। आखिर में उन्होंने कहा कि 2013 में डिजिटल शनाख्त के मैदान में पाकिस्तान भारत को कोसों पीछे छोड़ चुका था, मगर इस कौमी अहमियत के इदारे के मामलात में मुदाखलत और पॉलिसी की बार बार तब्दीली का नतीजा ये निकला कि भारत आधार कार्ड और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसमें अब लीडर बन चुका है। और नादरा जैसा कलीदी इदारा मज़ीद सियासी तजर्बा साजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा उसे पाकिस्तान के एक बेहतरीन इदारे के तौर पर बरकरार रखने के लिए ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी दरकरार है। जिस टीम के साथ मैंने काम किया वो दुनिया की बेहतरीन टेक्निकल और मैनेजमेंट वाली टीम है और हमारा कौमी असासा है, उसे बिखरने ना दिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, इनकी ये 4 साल रहे। हाँ 2019 से नहीं, मैं 2019 शायद इससे पहले इमरान खान के ज़माने में चौधरी निसार के साथ इनका थोड़ा ये दूसरा शायद इनका। अच्छा, इनका इस्तीफा तो कबूल हो जाएगा। अच्छा, दोबारा ये UNDP ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अगेन क्योंकि UNDP के लिए आप कॉम्पिटेंट हैं, पाकिस्तान के लिए आप नहीं, क्योंकि जाहिर है कि आपको पता है कि UNDP तो मेरिट पे काम करता ही नहीं है ना, वो तो सारी क्यों ना किसी का भाई किसी का भांजा ऐसे ही होती है ना वहाँ पे। इनकी जो इनका इस्तीफा तो कबूल हो गया, लेकिन इनकी जो आखिरी दरख्वास्त है ना ये कबूल नहीं हुई, ब्यूरोक्रेट वाली। हाँ, और ये आपको, अभी हम इलेक्शन की बात कर रहे थे तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा आपको क्लियर सिग्नल मिल जाएगा कि कौन यहाँ पर इस ओहदे पर जब आएगा ना। ये एक अपॉइंटमेंट है, हम बाकी अपॉइंटमेंट्स को देख रहे होते हैं ना कि कौन सा बेंच, हाँ कौन सा वजीर, ये भी एक बहुत कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जनरल वगैरह कुछ भी हो ऐसा। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको पता है कि चीज़ें किससे बचाएं। लेकिन व्हाट अ शेम, इट्स अ शेम यार, बड़े कॉम्पिटेंट, बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत अच्छे, और नादरा मतलब अच्छा वाकई एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस है हुकूमती इदारों में। जो कोर टीम थी उसमें भी वो बाहर से लोग नौकरियां छोड़ के आए थे ना, बड़ी बड़ी ऑफर्स। वो सबसे पहले तो वो गए कि यार क्या करें, उन्होंने कहा ठीक है
वक्फा ले लें। वेलकम बैक। नादरा चेयरमैन तारिक मलिक साहब भी रवाना हो गए हैं और आज पता लगा है कि शेल पेट्रोलियम कंपनी, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड ऑयल एंड गैस मल्टीनेशनल कंपनीज में, वो भी पाकिस्तान को छोड़ा है। किसी दिन हम भी चले जाएंगे, लेकिन आज नहीं। शेल पेट्रोलियम, शेल पाकिस्तान के आज एक अलामिया के मुताबिक ऐलान किया गया कि जो पेरेंट कंपनी है उनकी, शेल पेट्रोलियम, 77% ओनरशिप है शेल पाकिस्तान की। उन्होंने फैसला किया है कि वो इस स्टेक को बेच रहे हैं। मतलब कि आसान अल्फाज में वो पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस और लुब्रिकेंट्स की जो रिटेल बिजनेस है उससे अलहदा हो रहे हैं। अब जाहिर है कि इससे एक तशवीश की लहर भी होती है कि इतनी बड़ी कंपनी जब एक ऐलान करे कि वो आपके मुल्क को छोड़ रही है तो ये कोई छोटी खबर नहीं होती। और जाहिर है कि यहाँ पर क्योंकि हर एक चीज़ सियासत की नज़र भी हो जाती है, तो इमीडिएटली हुकूमत के जो हिमायती हैं वो आ गए और कहे कि नहीं जी ये तो इनकी ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उस पर भी हम बात करते हैं। और जाहिर है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ के हैं वो कहते हैं कि जी हम तो आपको कब से कह रहे थे कि इन लोगों ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, और अगर शेल चली जाएगी तो फिर क्या होगा, और क्या इसके बाद एक जो कहते हैं ना डोमिनो इफेक्ट होगा और बाकी भी कंपनी जानेंगी। लौटे तो पहले ही चली गई है। शेवरॉन तो जी, लेकिन क्या इनमें से कौन सा व्यू सही है या दोनों किसी हद तक सही है, इस पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है खुरम हुसैन साहब को। खुरम फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, अब मैं आज ही पढ़ा था कि इसी माह जून में शेल ने इंटरनेशनली ये भी ऐलान किया कि ब्रिटेन, जर्मनी और नेदरलैंड्स में भी टफ मार्केट कंडीशंस की वजह से उन्होंने अपनी रिटेल बिजनेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। पहले उन्होंने इसकी एक इशारा दिया था जनवरी में, लेकिन जाहिर है कि रिव्यू में वक्त लगता है। तो पाकिस्तान की कोई एक स्पेशल केस है या ये शेल जो अपनी ऑपरेशंस को रिस्ट्रक्चर कर रहा है ग्लोबल सतह पर, क्या ये उसका हिस्सा है आपकी नज़र में? दोनों चीजें हैं जरा। देखें, शेल अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं दो चीजों को नजरों में रख के। एक, वो कह रहे हैं कि हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, तो कार्बन फुटप्रिंट अपना कम करना है। वो किस हद तक पीआर है, किस हद तक दुरुस्त है, विल सी। बट मोर इम्पोर्टेंटली वो कह रहे हैं हम हाई रिटर्न्स बिजनेस की तरफ अब जाएंगे, क्योंकि जिन एंटरप्राइजेस में अभी वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे उनकी एटलीस्ट जो नए सीईओ आए हैं उनके मुताबिक अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उनको कम नजर आ रही हैं। तो उन्होंने ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए डेफिनेटली विजन बनाई और अब उसको रोल आउट कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि वो बिजनेसेस जो हमें अब प्रॉफिटेबल नहीं नजर आ रही उनको हम लोग अब डंप करना शुरू करेंगे। और उसमें वो बिजनेसेस हैं जिनका भी आपने जिक्र किया ज़रार। उसमें सिंगापुर में एक ऑयल रिफाइनरी है, अब उसके ऊपर भी वो लोग नज़र डाल रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई इसको भी हम रखें या ना रखें। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था वो भी शामिल कर लिया। अब पाकिस्तान का ऑपरेशन इसमें इसलिए शामिल हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में, मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूं कि पिछले काफ़ी सालों से, और मैं बात कर रहा हूं, मैंने तो ये बात पहले 3 साल पहले पहली दफ़ा सुनी थी शेल की अपनी मैनेजमेंट से कि उनकी जो हेड कंपनी है वो सोच रहे हैं कि अब हम लोग क्या पाकिस्तान में परसिस्ट करें या ना करें। और लोग जिनको मैं जानता हूं मेरे ही प्रोफेशन में मेरे साथ साथ जो होते हैं वो कह rहे हैं उन्होंने 5 साल पहले भी ये बात सुनी थी, यानी कि बहुत सालों से पाकिस्तान के ऑपरेशन क्वेश्चन मार्क आया हुआ था। और उसकी मेन वजह ये थी कि पाकिस्तान का ऑपरेशन जो है उसमें ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई थी, खास तौर पे जब पिछले कोई 10 सालों में स्मगल्ड फ्यूल पाकिस्तान में फ्लड होना शुरू हो गया है और बहुत सारी छोटी छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आ गई हैं लोकली रजिस्टर्ड, जिनका एटलीस्ट इन लोगों के कहने के मुताबिक जिनका ज़्यादातर सप्लाई जो है वो स्मगल्ड फ्यूल या सैंक्शंस इवेडेड फ्यूल के थ्रू आ रहा है। ये ईरानी फ्यूल जिसको यूएई पोर्ट्स के थ्रू राउट करके या जिसको ओमानी पोर्ट्स में शिप टू शिप ट्रांसफ़र करके फलाना ढमकाना, वहाँ पे पूरी एक ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट है फ्यूल्स की, जहाँ से ये लोग खरीद के थोड़ा और उसको आगे मार्केट करते हैं अपने ब्रांड नेम के अंडर। यहाँ से उनको बहुत बड़ी एक वो आ रही थी कंपटीशन, और आहिस्ता आहिस्ता शेल पाकिस्तान के आप फाइनेंशियल्स देखें वो डिटीरियरेट हो रहे थे। तो पिछले 4 सालों में मिसाल के तौर उन्होंने सिर्फ 1 साल में प्रॉफिट डिक्लेयर किया, बाकी सब में लॉस था। तो ऑलरेडी वो एक 2021 पोजीशन में थे, इसके स्ट्रक्चरिंग हुई तो फिर उनको छोड़ने का फैसला कर दिया गया।
तो अब इसका मतलब मुमकिन इफेक्ट क्या होगा पाकिस्तान पर? मतलब मैं दो तीन यहाँ एंगल से देख रहा हूँ। पहले तो क्योंकि शेल पाकिस्तान, एक तो परसेप्शन में भी, पहले परसेप्शन से पहले मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो इनकी जो है सारी एम्प्लॉयज, जो इनकी जो ऑपरेशंस हैं, उनके बहुत ऑपरेशंस हैं। शेल पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि कुछ बैनुल अक़वामी बायर्स ने भी दिलचस्पी का इजहार किया है। इसके बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि इनके एक्चुअल ऑपरेशंस को क्या होगा, फिर परसेप्शन पे आता है? द एक्चुअल ऑपरेशन तो भी जारी रहेगा। इसकी सेल वगैरह करने में ही काफ़ी वक्त लगेगा, वो अभी ये इंस्टेंट चीज़ नहीं होगी। और फिलहाल उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट नोटिस में भी ये बताया कि उनका ऑपरेशन चलता रहेगा और जो भी नया बायर आएगा वो इसी ऑपरेशन को आगे चलाएगा। तो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट में शायद इतना फ़र्क ना पड़े, अनलेस नया बायर आके कोई ऐसी विजन लेके आए कि वो एक बड़ी सी कंपनी को छोटी कंपनी की तरह चलाने की कोशिश करे, यानी कि ज़्यादातर कैश डीलिंग्स रखें, ज़्यादातर इनफॉर्मल मार्केट से अपने सप्लाईज प्रोक्योर करें, फलाना ढमकाना, इस तरह की चीज़ें अगर वो करना शुरू कर दें तो फिर एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ सकता है। पाकिस्तान में जो फ़र्क पड़ेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान को अगर आप पिछले 10 सालों में देखें तो छोड़ के जा रहे हैं। इसका किसी एक गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है। तो जो लोग आज भी सोशल मीडिया पे सब लगे हुए हैं कि ये सारी पीडीएम गवर्नमेंट की फॉल्ट है और पीडीएम गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि भी ये तो ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग थी, ये सारी डिबेट मिस हो रही है। ये एक लंबा तवील पुराना ट्रेंड है जो अब जाके इस लेवल पे आ गया है कि डिसीजंस हो रही हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लोग छोड़ के जा रहे हैं, प्रोडक्ट लाइंस अबैंडन की जा रही हैं। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी में से सबसे बड़ी जो प्रेजेंस थी वो छोड़ के जा रही है। एक एक करके फॉरेन इन्वेस्टर्स अब ये फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान में काम करना हमारे लिए नामुमकिन हो गया, ख़ास तौर पे जहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस डॉलर्स में होते हैं और हमारे रिटर्न और हमारी अर्निंग्स जो है वो रुपीज़ में होती हैं, बिकॉज डिवैल्यूएशन रिस्क इतना बड़ा होता है उनके लिए। और नंबर 2 के आपके पैसे फंस जाते हैं यहाँ पे कि डॉलर्स ख़त्म होते हैं मुल्क के पास, वो रिमिट नहीं कर सकते वापस। पावर जनरेशन में अगर आप हैं तो पेमेंट्स नहीं आती हैं, आपके पैसे फंसे होते हैं। ऑयल मार्केटिंग में भी उनकी पेमेंट्स नहीं आती हैं, ख़ासतौर पे पिछले दिनों में एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग जहाँ पे होती है उधर गवर्नमेंट की तरफ से। 2020 में आपको याद होगा कि एक पेट्रोल क्राइसिस आया था जब लॉकडाउन अनाउंस हुए थे उसके बाद, और उसके फौरन बाद, पेट्रोल क्राइसिस के फौरन बाद उन्होंने एक क्रिमिनल इंक्वायरी लॉन्च कर दी कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने होर्डिंग की है फलाना ढमकाना। उसमें उन्होंने सबसे आगे नाम शेल का डाल दिया था तब। उस इंक्वायरी के दौरान ही उस जमाने के जो सीईओ साहब थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। उन्होंने कहा कि यार इस तरह अगर आप चलाएंगे, क्योंकि उस इंक्वायरी के दौरान उन्होंने जाके शेल के डिपो में रेड कर दी और कहा कि भाई आपका पंप खाली है लेकिन आपके डिपो में पेट्रोल पड़ा है तो आप होर्डिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यार ये हमारा वेयर हाउस है, यानी कि ये इसका मकसद ही स्टोरेज होता है, यहाँ से पंप तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब वो कौन उनको समझाते आप ये सॉरी अपनी बात करता हूँ वहाँ पे, लेकिन ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि मेरा ख्याल है कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की एक वेयर हाउस पर छापा मारा था पैनाडोल के सर, यहाँ पर पैनाडोल ये लोग होर्डिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार 8 बिलियन लगे, यार ये हमारा वेयर हाउस है, एक तो हम अपने वेयर हाउस में सबके सामने होर्डिंग करें। ये वो जगह है जहाँ से पूरी नॉर्थ पाकिस्तान में पैनाडोल जाती है। तो खुर्रम मैं पूछना चाह रहा था कि हम काफी अरसे तक खुद को इस तरह पोजीशन करते रहे, इमर्जिंग मार्केट की हम पहले बात करते रहे, फिर हम कहते रहे कि हम हाई रिस्क हाई रिटर्न कंट्री हैं, लेकिन वो परसेप्शन भी अब जो है मेरा ख्याल कि अब हमने वो निकलती जा रही है। हमने यहाँ तक आने मतलब बहुत मेहनत की है। ये जो हमारा लॉन्ग टर्म आउटलुक है ये उस पे भी तो उसकी भी अक्कासी कर रहा है ना। बिल्कुल जी, नहीं डेफिनेटली देखिए लॉन्ग टर्म आउटलुक तो इससे आई मीन दीज पीपल आर रिएक्टिंग टू द लॉन्ग टर्म आउटलुक। जो छोड़ के जा रहे हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म आउटलुक अपना बनाया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब हमारे लिए हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही और बेहतर है कि हम लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अब हम आगे चलेंगे तो इंक्रीजिंगली क्रिटिकल सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के जो हैं वो लोकल डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में आएंगी। और काफ़ी हद तक यस फार्मास्यूटिकल्स में है अभी भी पाकिस्तानी कंपनीज जो अच्छी क्वालिटी का काम कर सकती हैं, कम है अलबत्ता लेकिन फिर भी मौजूद हैं। पैनाडोल मेरे ख्याल में जिसका मिसाल अभी आपने ली थी, ज़रार एक कंपनी है मेजर जो बनाती है, बाकी सारे तो ऐसे जैसे वो कॉटेज इंडस्ट्री में ड्रम के अंदर बनता है। तो ऑयल मार्केटिंग में भी अब ये हो गया कि स्मगल्ड फ्यूल आता है, उसमें थोड़ा सा मसाला डाल के ताकि उसमें किक आ जाए मसाला। तो ये पाकिस्तानी इन्वेस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है या क्या है?
आई थिंक काफी होंगे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो देख रहे होंगे कि शायद दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम, बिकॉज ऑयल मार्केटिंग है काफी अच्छा प्रॉफिटेबल इदारा। लेकिन शेल वालों का ये कहना था, जब भी मेरी उनसे बात होती थी, कि अगर आपने यहाँ पे इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, सारी कस्टम्स ड्यूटीज, रूल्स और लॉज के मुताबिक अगर चलना है तो इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है। अगर आप एक छोटे मोटे किस्म के इदारे हैं जो रूल्स को ब्रेक करके, यानी कि स्मगल्ड फ्यूल ला के, थोड़ा सा मसाला डाल के, उसमें कैश में अपनी आप डीलिंग्स रख रहे हैं, फ्यूल आज आगे आप अपने ठेकेदारों को बेच रहे हैं जो ड्रम से उसको फिर हाईवे के किनारे पे बेच रहे होते हैं, इस किस्म की चीज़ें अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो फिर आपके पास हैं अपॉर्चुनिटीज पैसे बनाने की। लेकिन तो उस टाइम का मल्टीनेशनल के लिए ये मुमकिन नहीं होता। और पंजाबी में कहते हैं एदा बंडा नहीं, बंडा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर। अगेन यार डिस्टॉर्शंस होती है ना मार्केट की, ये सबसे ज्यादा जानलेवा होती है ना यार। स्मगल्ड बंदे के साथ तुम कैसे करते? अच्छा, बहुत सेक्टर्स में ये इस तरह का इशू है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं ग्लोबली। हाँ, यहाँ पर दो नंबरी है कि यार यहाँ पर तो कोई नहीं। बिल्कुल वही है ना कि यार मतलब फाइलर होने से बेहतर है कि बंदा नॉन फाइलर ही हो। यार देखो, हम पिछ तो हम रहे ना, या तो दो नंबरी के हाथों पिछ रहे हैं या फिर कार्टेल के हाथों पिछ हम ही रहे। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अच्छा, साइक्लोन की हम बात कर रहे थे शो के आगाज़ में। तो आजकल अगर आप कराची के रोड्स की हालत देखें तो ये तो जाहिर है, वाज़ेह है कि जब यहाँ पर बारिश होगी और काफ़ी तेज़ बारिश होगी तो कराची बिल आखिर वेनिस बन ही जाएगा। लेकिन देसी अंदाज में, क्योंकि वहाँ पर तो नदियाँ हैं बड़ी साफ़ और शफाफ हैं, यहाँ पर गड्ढे हैं और खड्डे हैं जिनके अंदर पानी भर जाएगा। अब ज़ाहिर है हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, हम गोश भी सकते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे होगा। मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा इसको पॉजिटिव तरीके से देखें, और उससे हंसने की बात नहीं है, एक्चुअली पॉजिटिव बात करना चाह रहा हूँ। और क्यों ना इन गढ़ों में, इन खंडों में हम, जिनमें पानी भर जाएगा, पॉन्ड्स बन जाएंगे, इनके अंदर हम मछलियां छोड़ दें ताकि फिर लोग जाके वहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हैं, पूरी फैमिली आउटिंग भी हो सकती है। अगर आपका ख्याल है कि बंदा पागल हो गया है, जी वो गरीब बातें कर रहे हैं, हाँ ये भी सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं नहीं होता। जैसे मैं आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ, अमेरिका में अर्बन फिशिंग का एक ट्रेंड बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, एक पूरा हाईवे है या रोड है, और बंदा यहाँ पर बड़े आराम से मछलियाँ पकड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि पानी भी कोई इतना साफ़ नहीं है, ये हमारी किसी के नाले की तरह ही लग रहा है, लेकिन प्लास्टिक की मिक़दार थोड़ी कम है इसके अंदर। तो एक ऑप्शन ये है। लेकिन हमारे यहाँ कराची में क्या होगा कि कोई आएगा और कहेगा कि सर ये तो KDA की मछली है, फिर कैंटोनमेंट वाले कहेंगे कि नहीं ये तो हमारी मछली है, फिर पता लगेगा कि नहीं असल में तो मछली माफिया है यहाँ पर, वो कहते हैं कि सारी मछलियाँ हमारे, तू यहाँ से निकल। तो इससे ज़रा आगे का सोचते हैं, और आगे का सोचने के ये एक चीज़ तो बनता है कि बिल आखिर पानी सूख भी जाएगा, गड्ढे वहीं ही रहेंगे, बल्कि शायद ज़्यादा गड्ढे बन जाए। तो इनका क्या किया जाए, और इस मसले के हल के लिए हम जाते हैं कीनिया। अच्छा, कीनिया में रोडों का जो निज़ाम है वो बहुत ही बुरा है, वहाँ पर बड़े हर जगह ये गड्ढे पड़ जाते हैं। तो कीनिया के एक इलाके में लोगों ने क्या किया कि गड्ढे तो हैं, क्यों ना इनके अंदर हम केले के दरख्त लगा दें। तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज में इतने गड्ढे हैं, हर गड्ढे में के अंदर लोगों ने केले के दरख्त लगा दिए हैं कि यार और कुछ नहीं तो हम खा तो सकते हैं। अब जो उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट है रोड्स का, जो मतलब वजीरी है, उसने कहा कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, इस तरह तो हम रोड कैसे बनाएंगे। तो लोगों ने उसको याद दिलाया किसी, जब आप ऑपोजिशन में थे और हुकूमत बात करती थी रोड्स बनाने की, तो आप कहते थे कि यार ये मोटरवेज के साथ क्या करोगे तुम, मुल्क क्या मोटरवे से तरक्की करता है, आप मोटरवे को खा सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार हम रोड को नहीं खा सकते, लेकिन हम आपको ये तो दिखा रहे हैं कि हम रोडों में से खा सकते हैं, केले खा सकते हैं, केले। आई मीन जो रोड बनाता है वो भी तो खा ही रहा होता है ना, तो क्यों ना कि अवाम खाए। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ओ हो ये अफ्रीका है और अफ्रीका में ऐसे होता है, सर फ्लोरिडा में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। फ्लोरिडा में एक रोड था जो बार बार उसके अंदर गड्ढे पैदा हो जाते थे, वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो उनकी तामीर भी करते थे, उनको भर देते थे, लेकिन फिर दोबारा बन जाते थे। एक बंदा इतना तंग आ गया, ब्रायन रेमंड, भर भर के गढ़ों को,
कि उसने कहा कि यार नहीं छोड़ो, एक ही दफ़ा दरख्त लगा देते हैं। तो उसने भी पता नहीं क्यों केले के दरख्त ही लोग लगा रहे होते हैं गढ़ों के अंदर, ये मुझे नहीं समझ में आती क्यों। हो सकता है कि वहाँ का मौसम मिलता है, वहाँ पे भी केले उग सकते हैं, तो उसने ये किया। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि इसके बाद क्या जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस बात का नोटिस लिया या नहीं, क्योंकि ये आखिरकार एक प्राइवेट रोड है। अच्छा, इसने तो एज अ प्रोटेस्ट यहाँ पर लगाई है, लेकिन कुछ और लोग हैं जो बाकायदा इस तरह के घरों में फार्मिंग भी कर रहे होते हैं, अर्बन फार्मिंग या गुरिल्ला फार्मिंग इसको कहते हैं। जैसे कि न्यू ऑर्लिन्स जो है अमेरिका के लुइसियाना रियासत का शहर है, वहाँ पर भी रोड के साइड पर एक बहुत बड़ा गड़ा बन गया था, और एक जो वहाँ के रिहायशी थे वो कहते थे कि यार अभी इसके अंदर तो एक बंदा भी गिर सकता है, बच्चे के तो जान भी जा सकती है। तो उन्होंने वहाँ पर मकई और तरबूज, पहले उसके अंदर मतलब मिट्टी भरी और फिर कहा कि मिट्टी से तो नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं हम चीजें उगाते हैं। अब वहां पर बकायदा तरबूज उग रहे हैं, वो वहां से तरबूज भी तोड़ लेते हैं और फिर घर जाके उनको खा भी लेते हैं। अच्छा, अब ये तो अगेन एज अ प्रोटेस्ट ही था जो एक छोटे पैमाने पे था, लेकिन गुरिल्ला फार्मिंग, अब गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है ना कि आप अचानक हमला करते हो फिर आप निकल जाते हो, तो गुरिल्ला फार्मिंग का भी एक शोबा है और वो भी काफी पॉपुलर होता जा रहा है। लॉस एंजलिस में एक इलाका है साउथ सेंट्रल LA, और अगर आप रैप म्यूजिक के शौकीन हैं, आप रैप म्यूजिक के शौकीन हैं नहीं, तो आपने साउथ सेंट्रल LA के बारे में बहुत सुना होगा। एक पसमानदा इलाका है, वहां पर गैंग वायलेंस भी बहुत होती है, और इसको कहते हैं फूड डेजर्ट, कि हर दूसरे कदम पर आपको एक शराब की दुकान तो मिल जाएगी, 7-Eleven तो मिल जाएगा, लेकिन ताज़ा अगर आपको फल या सब्जियां चाहिए तो आपको पता नहीं कोई 2-1.5-2 घंटे ड्राइव करनी पड़ती है। तो इस तरह हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं। तो एक वहां पर बंदा था और उसके घर के सामने, ये ऐसे दिखा रहे हैं, उसके घर के सामने एक थोड़ा सा एम्प्टी प्लॉट था जिसके ऊपर वैसे ही पौधे वौधे उग रहे होते थे। तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर मैं फार्मिंग शुरू करता हूँ। इतना सा सिर्फ कोई मेरा ख्याल है कि 20-30 फुट की चौड़ाई थी उसकी, और ना सिर्फ उसने वहां पे फार्मिंग शुरू की बल्कि एक पूरी कम्युनिटी एफर्ट बन गई, क्योंकि बच्चे गुजरते थे, वो कहते थे अंकल आप क्या कर रहे हैं, तो उसने बच्चों को भी वहां पे इन्वॉल्व करा दिया, पूरी कम्युनिटी एक साथ मिल गई। और अब इन लोगों ने अपनी मार्केट्स भी बना ली हैं जहां पर बाकायदा साउथ सेंट्रल LA के अंदर आपको फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स भी मिल सकती हैं। अच्छा, इसके साथ मुंसलिक, अब ये तो गुरिल्ला गार्डनिंग है और ये है गैर कानूनी, क्योंकि वो रियासत की जगह है, वो आप चाहे तो आपको हटा सकते हैं। इसको ऑर्गेनाइज तरीके में भी किया जा रहा है, और इनफैक्ट ये मैं अपनी आंखों से अभी देख के आ रहा हूँ। अभी मैं कनाडा में था, तो वहां पर तकरीबन हर नेबरहुड में, जो यहाँ पे अगर पार्क है या पे खुली जमीन है, तो एक कम्युनिटी गार्डन बना हुआ है। अच्छा, मैं पार्क की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना पार्क पे के बस लॉन लगा दो और बस बैठते रहो, ये है कम्युनिटी गार्डन। एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है जैसे ये आप देख रहे हैं, उसको उसके सेक्शंस बने होते हैं। तो शाहजेब आके कहता है, कोई एक फीस होती है और कहता है कि यार ये जो सेक्शन है ना ये मेरा है, वो फिर आपके अंडर है, तो आप वहां पर जाके अपनी सब्जियां भी उगा सकते हैं, और जो भी आप फल फूल या फूल भी अगर आपका मूड है तो आप उगा सकते हैं और अपने इस्तेमाल के लिए वहाँ पे ले भी सकते हैं। कहीं जो होता है वो टैक्स नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि वैसे हारी सिस्टम नहीं होता कि यार ठीक है यार, तो एक फसल का एक हिस्सा हमें जाएगा, बाकी आपका है। अच्छा, ये जो ट्रेंड है मगरबी शहरों में, ये ज़्यादा पिकअप हुई कोविड के दौरान, क्योंकि एकदम, और कनाडा में, क्योंकि कनाडा ज़्यादातर अपना फूड इंपोर्ट करता है ना, सारे फल जितने भी हैं वो बाहर से आते हैं, तो वहाँ पर एक सप्लाई में जब शॉक पड़ा तो एकदम लोगों को पता कि यार हमें तो सेब नहीं मिल रहे, हमें आलू नहीं मिल रहे, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। तो लोगों ने कहा कि क्यों ना हम खुद करें, और जब इस तरह की अर्बन एटमॉस्फेयर है, किसी के पास गार्डन तो है नहीं, तो जो कम्युनिटी स्पेसेस हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिटी फार्मिंग के लिए। अच्छा, अब इसके और भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, वाकई पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी की फीलिंग आ जाती है, आप लोगों से भी मिलते हैं, और ख़ासतौर पे जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा होता है कि वो जाते हैं अपनी आउटिंग पे, सुबह अपने खेती बाड़ी करते हैं, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज करते हैं कि ना मैं वसत के प्लॉट को देख रहा हूँ, ये वसूत आपके तरबूज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप क्या करते हैं, तो कहते हैं कि यार इसके अंदर मैं अंडे के छिलके मिलाता हूँ या जो भी करता हूँ, तो ये होता है। अच्छा, अर्बन एरियाज, जो बहुत ही अर्बन एरियाज है, ये तो मैं सबर्ब्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर छत के ऊपर लोग कम्युनिटी फार्मिंग करते हैं, और वो भी उसी मॉडल पर, जैसे कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है तो अपार्टमेंट बिल्डिंग के छत के ऊपर उस अपार्टमेंट का एक कम्युनिटी फार्म होगा। ये फ्लैट 24B का एक प्लॉट है, ये 35C का प्लॉट है।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आई मीन मेरा ख्याल है कि इसको तो बड़े आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कम्युनिटी इस वक्त फार्मिंग का जो सबसे ज़्यादा गड़े जो हैं वो आपके घर के सामने हैं, मेरे घर के सामने DHA में। जी, कुछ प्लान बना रहे हैं? मैं यही प्लानिंग, देखो सेगमेंट भी मेरा बन गया, मेरा प्लान भी मेरा बन गया, इसके ऊपर मैं कॉलम भी लिख आइडिया लूंगा। ये भी था कि जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं, हाँ उन पे अगर आप सब्जियां उगाएं हाँ तो पूरे पाकिस्तान को फ्री में तकरीबन सब्जियां हाँ, मिल सकती नहीं, हैं और क्यों और नहीं? क्राइसिस खत्म क्यों हो नहीं? सकता खुद कफील हो सकते हैं। नहीं, और देखो ये जो हम अब अभी मैं देख रहा था कि ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में ना तो बड़ी जोशो खरोश से उन्होंने कहा कि हम पाम ट्रीज लगा रहे हैं। तो अगर हम फल के दरख्त लगा दें, हाँ अब इधर रहा है वो फल के दरख्त लगा दें, कुछ सब्जियां लगा दें, तो ये एक आइडिया है जो हमारे यहाँ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए आपको, ये तो हो ही नहीं सकता। आउट ऑफ द बॉक्स सस्ता सोल्यूशन, ये बड़ा आसान सोल्यूशन और अच्छा सोल्यूशन है। और फिर और दूसरी बात है कि आपकी फूड सिक्योरिटी भी तो बेहतर होती है ना। बिल्कुल। लेकिन फिर यहाँ पर मतलब वो कब्जा माफिया को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, घूम फिर के वही स्मगल्ड ऑयल, कब्जा माफिया, डिस्टॉर्शंस इन द सिस्टम। और देखो पॉजिटिव में भी आप नेगेटिव लाना ही होता है ना आपको। नहीं ये तो पॉजिटिव ही है यार, इसको एंड तो नेगेटिव ही हरा भरा रखें इसको। ग्रीन पाकिस्तान। चले ठीक है, तो इजाजत ले ली। ओके चले, आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, खुदा।